शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत हम देख रहे थे पेनिसुलर पठार। पेनिसुलर जिसको हम बोलते हैं प्लेटू, और हिंदी में कहें तो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का हम अध्ययन कर रहे थे मैप के साथ में। प्रायद्वीपीय पठार को भी हमने 3 टाइप में बांटा था। एक जो हिस्सा था वो दक्कन का पठार वाला हिस्सा था। इसके बाद फिर आप यदि जाते हैं तो मध्य उच्च भूमि वाला हिस्सा था। तो मध्य उच्च भूमि वाले हिस्से में भी हम देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। ये देख रहे हैं आप बुंदेलखंड। एक तरफ है मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार और मालवा के पठार के बीच में 2 पठार पड़ते हैं, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। मतलब कि मध्य उच्च भूमि जो हम बोल रहे हैं इसको भी हमने अलग अलग हिस्से में बांट दिए। मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सीमा की कि कहाँ कहाँ पर इसकी सीमा स्थित है। तो ये वाले मैप में हमें क्लियर हो जाएगा। यदि हम ये वाला हिस्सा है पूरब वाला हिस्सा, ये छोटा नागपुर का पठार, ये बघेलखंड का पठार और ये बुंदेलखंड, ठीक है, ये बुंदेलखंड हो गया अपना, और ये हो गया भंडेर का पठार। इधर की तरफ हम गए तो ये मेवाड़ वाला हिस्सा हो गया, ये मालवा का पठार हो गया। और ये जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं ये पश्चिम की तरफ में पड़ती हैं। मतलब कि हम जिस मध्य उच्च भूमि की बात कर रहे हैं उसकी सीमा पश्चिम की तरफ अरावली पर्वत श्रेणी बनाती है। तो पश्चिम की तरफ में कौन हो गया? अरावली पर्वत श्रेणी हो गया, जो कि इसकी सीमा बना रही हैं। इसके साथ साथ में यदि हम साउथ की तरफ जाते हैं, यदि हम साउथ की तरफ में जाते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पड़ जाती है, ठीक है। और जिनकी यदि हम बात करें समुद्र तल से हाइट, तो ये जो पठारी एरिया है इसका साउथ वाला 600 से लेकर के 900 मीटर इसकी हाइट है। नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं इसकी तरफ, जैसे कि मैकाल पर्वत श्रेणी हो गई, महादेव की पहाड़ियाँ हो गई। इसके अलावा ये है गावलीगढ़ की पहाड़ियाँ, साउथ की तरफ में इसका ऐसा विस्तार है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है, यदि हम राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वो जैसलमेर पड़ जाता है। कहाँ तक है इसका विस्तार? यदि हम पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो इसका विस्तार हो जाता है अपना जैसलमेर तक। जैसलमेर है, और इधर आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर हमें रेत के टिब्बे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बरखान, रेतीले टिब्बों से ये एरिया पूरा ढका हुआ हमको दिखाई देता है। वहीं यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, कौन कौन से प्रकार की यहाँ पर मिट्टी है, चट्टानें हैं, तो देखिए अपने यदि भूगर्भीय इतिहास में हम जाते हैं तो ये जो एरिया है कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजरा है। इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पर कायांतरित चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि संगमरमर, स्लेट, नाइस यहाँ पर पाया जाता है। समुद्र तल से यदि हम इस पठारी एरिया की बात करें तो 700 से 1000 मीटर के बीच में इसकी हाइट है। नॉर्थ के हिस्से में, मतलब ये बुंदेलखंड वाले हिस्से की तरफ हम जा रहे हैं, और उत्तर पूरब की तरफ जा रहे हैं। बुंदेलखंड से हम जा रहे हैं बघेलखंड, बघेलखंड से छोटा नागपुर पठार की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी जो हाइट है वो कम होते जाती है। मतलब कि जो उत्तर वाला हिस्सा है और पश्चिम वाला हिस्सा है यहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा है। इसके अलावा कई सारी नदियाँ यहाँ पर से निकली, जैसे कि यमुना की जो ज़्यादातर सहायक नदियाँ हैं विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकली हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ पर मैप से देख सकते हैं, जैसे कि ये रही हमारी चंबल नदी। चंबल नदी, इसके अलावा बेतवा नदी हम देख रहे हैं। अब देखिए बनास, जो कि चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो कि पश्चिम में अरावली से निकलती है। ये देख लीजिए, ये चंबल नदी है। इसकी जो सहायक नदी है बनास, वो कहाँ से निकली है? अरावली पर्वत श्रेणियों से निकली है। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे कि बेतवा, तो ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत है पर्वत श्रेणी, ये पूरी ऐसी लंबी लंबी, और ये सतपुड़ा है। तो ज़्यादातर हम नदी देख रहे हैं यमुना की,
ये वाली जो रिवर है ये यमुना रिवर है, इसके ऊपर में कौन सी है, गंगा है। यहाँ पर जा कर के मिल गई हैं गंगा और यमुना। बेतवा भी यहीं से निकली है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। चंबल भी यहीं से निकली है, समझ लीजिए आप। मतलब ज़्यादातर जो नदियां हैं हम देख रहे हैं सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से ही निकली हुई हैं। मध्य उच्च भूमि भूभाग का जो पूर्वी विस्तार है राजमहल की पहाड़ियों तक है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये पूरब की तरफ की यदि हम जा रहे हैं मध्य उच्च भूभाग के। इसके साउथ में यदि हम जा रहे हैं छोटा नागपुर पठार, खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा ये भंडार माना जाता है। ये है छोटा नागपुर का पठार, ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं द हिंदू के साइंस वाले पेज में। चूँकि संडे का जो दिन रहता है स्पेशली साइंस के लिए ही रहता है, इसलिए हम ज़्यादातर जो न्यूज़ का डिस्कशन है वो उसका मेन फोकस करते हैं हम साइंस के ऊपर में। साइंस की पहली न्यूज़ आई है अमेरिका से। यूएस के वैज्ञानिक लोगों ने एक नया ओरल ड्रग डेवलप किया है जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होने वाला है। मतलब कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए अमेरिका की तरफ से एक नया ड्रग इजाद किया गया है। वैज्ञानिक लोगों ने आइडेंटिफाई करा है एक ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। मतलब कि इसको हम कैसे देंगे, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि इंजेक्शन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको खाली आप मुख से इसका सेवन करेंगे और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने वाला है। और जब उन्होंने इस पर अध्ययन किया तो उससे ये पता चला कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसमें गिरावट देखने को मिली थी इन एनिमल मॉडल्स बाई 70%। पशुओं के ऊपर ये प्रयोग सफल रहा है। इस रिसर्च को पब्लिश किया गया था एक पत्रिका में जिसका नाम है सेल रिपोर्ट्स। इसने रिप्रेजेंट किया है एक प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज स्ट्रेटजी को। पुरानी जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे पद्धति, एक ऐसी पद्धति जिसको कोई मान्यता नहीं दे रहा था, क्योंकि ये जो पद्धति रही थी अनरिकॉग्नाइज्ड रही, जहाँ पर मैनेज किया जाता था कोलेस्ट्रॉल को। इसके साथ साथ में इसी का जो असर है, कैंसर का जो असर होता है हमारी बॉडी में, उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज़ करते थे। तो उसने आज की जो खोज है उसने पुरानी चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, पुरानी चीज़ को बताया है कि हम पहले कैसे करके इस मेथड से कैसे हम लड़ाई लड़ते थे कोलेस्ट्रॉल के लिए और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है स्टैटिन, और यही हमारे काम की चीज़ है। ये माना जाता है नेक्स्ट लीडिंग क्लास ऑफ मेडिकेशन फॉर मैनेजिंग कोलेस्ट्रॉल आर PCSK9 इनहिबिटर्स, द रिसर्चर्स सेड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टैटिन्स की बात करी जा रही है जो कि नेक्स्ट लीडिंग क्लास माना जाता है मेडिकेशन का। किस मामले में, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए। वो कौन है, उसका नाम रखा गया है PCSK9 इनहिबिटर्स। वैज्ञानिक लोगों का ऐसा कहना, क्योंकि ज़्यादातर जो कोलेस्ट्रॉल है ना इसको किसके माध्यम से यहाँ पर ख़त्म करने की बात करी जा रही है, मेडिकेशन के माध्यम से, योगा वगैरह के माध्यम से। बताया जा रहा है ये जो एजेंट है ये हाईली इफ़ेक्टिव एजेंट है। ये हेल्प करते हैं बॉडी को पुल एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, अतिरिक्त जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर फेंक दो हमारे खून से। हमारी ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा मौजूद है उसको बाहर करने का काम करते हैं ये एजेंट। बट अनलाइक स्टैटिन्स, लेकिन स्टैटिन के मामले में थोड़ी सी बात अलग हो जाती है, जो कि अवेलेबल है एज ए ओरल एजेंट। आप इसको कैसे करके ले सकते हैं, पानी के साथ में जैसे गोली खाते हैं आप वैसे ले सकते हैं। तो जो PCSK9 इनहिबिटर्स है कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड एज शॉट, नहीं, लेकिन यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि जो PCSK9 है इसको आप केवल शॉट के माध्यम से ही ले सकते हैं, क्रिएटिंग बैरियर्स टू देयर यूज़। और यहीं से फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। थोड़ी सी बात यहाँ पर हम और आगे देखेंगे कि देखिए LDL रिसेप्टर्स, LDL रिसेप्टर्स है, एक है PSK9। हमारे खून में LDL रिसेप्टर्स होता है,
उसके लिए खतरे का काम कौन है? PCSK9 है। इसको कौन कम करेगा? इसको कम करने का काम होगा किसके द्वारा? जो नया ड्रग खोजा गया है वो कम करने वाला है इसको, ताकि हमारे खून से जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सके। इसके साथ साथ में वैज्ञानिक लोगों ने ये भी नोट किया है, सेंट्रल टू कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन। कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन के लिए सेंट्रल जो बात है, केंद्र बिंदु जो है वो कौन है? वो है LDL रिसेप्टर्स, विच सिट एट द सरफेस ऑफ लीवर सेल। ये कहाँ पर बैठ जाता है? हमारी लीवर की कोशिकाओं में बैठ जाता है और रिमूव करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम द ब्लड। हमारे खून से कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम कौन करते हैं? LDL रिसेप्टर्स करते हैं। देयर बाय लोअरिंग सीरम लेवल। इसीलिए हमें क्या काम करना है? हमारी बॉडी में LDL रिसेप्टर्स को बढ़ाना है। एक बात और बताई जाती है नाइट्रिक एसिड को लेकर के। नाइट्रिक एसिड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक से बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स। ये क्या काम करता है? ब्लड वेसल, हमारी ब्लड की जो वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड की जो हमारी सिराएं हैं, या आप जिसको बोल सकते हैं धमनियां हैं, सिराएं हैं, वहाँ से ब्लड का संचार ये बढ़िया बनाए रखता है। इससे क्या होता है? ब्लड का रुकावट नहीं होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद वाली न्यूज़ जो है हमारी साइंस की, वो हाइपरटेंशन से संबंधित है। हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, किस प्रकार से हाइपरटेंशन हमारी बॉडी को प्रभावित कर रहा है। पार्टिकुलरली यहाँ पर बात करी जा रही है इंडियन एडोलसेंस की, मतलब कि हमारे देश में जो कम उम्र के बच्चे हैं, किशोर हैं, किशोरियाँ हैं, उनके लिए कैसे टाइम बॉम्ब की तरह ये काम कर रहा है, कैसे करके ये घंटी बजा रहा है खतरे की। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑकरिंग इन 1 in 3 और 4 चिल्ड्रन। हर 3 में से या हर चौथे में से एक बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर है, एंड दिस इज मच हायर देन अर्लियर एस्टिमेट्स अबाउट 7%। पहले हम कभी अंदाज़ा लगाते थे कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है वो 7% होगा, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है? हर तीसरे या फिर चौथे में से एक बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर है। यदि ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इज मोर प्रिवलेंट इन पुअर देन रिचेस्ट कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि जो अमीर देश हैं वो कैसे भी करके अपने बच्चों को इलाज करवा सकते हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ। लेकिन वहीं यदि हम गरीब देशों की बात करते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर जो खर्चा है इलाज का आप अपनी जेब से देते हो। भारत जैसे देश में यदि आप देखोगे, बड़ी से बड़ी आपको बीमारी है, इसके अलावा कोई छोटे मोटी भी बीमारी है, तो आप देखते हैं यदि आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो बड़ी बीमारी का इलाज तो वहाँ होना नहीं है, आपको प्राइवेट में भागना पड़ेगा। प्राइवेट में जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया है कि आपका जो आयुष्मान कार्ड चल गया तो चल गया, और नहीं चला तो फिर आप अपने जेब से भरते जाओ, बस हो गया। ये सिस्टम चलता है गरीब देशों में। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ डेटा प्रस्तुत किया गया है। इंडियन नेशनल हेल्थ पोर्टल डाटा क्या कहता है? 30% ऑफ एडल्ट, जितने भी एडल्ट्स हैं उसका 30% हिस्सा हैव एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। इन पर हम देख रहे हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर का सामना कर रहे हैं। 35% हिस्सा है अर्बन एरियाज़ का और 28% है रूरल एरियाज़ का। रूरल मतलब ग्रामीण एरिया की तरफ यदि आप जाओगे तो 28% बच्चे हैं और 35% है शहरी, शहर वाले ज़्यादा फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ये अध्ययन से ये भी पता चला है कि ये जो हाइपरटेंशन है ये एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है विथ एफ्लुएंस एंड विल नॉट ऑकर इन अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन। ठीक है, एक बात और यहाँ पर ये समझ में आई है कि यहाँ पर माल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण का भी बहुत बड़ा रोल है, काफ़ी इससे ये मैच खाता है।
एक चीज़ और ये पता चला है कि जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी प्रिवलेंट माना जा रहा है पुअर देन रिचेस्ट कंट्रीज। इट आल्सो ऑकर्स विथ सिमिलर फ्रीक्वेंसी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब आप ये देखोगे कि जो गरीब देश हैं वहाँ पर इसका जो प्रचलन है वो ज़्यादा है, और जो अमीर देश हैं वहाँ पर इसका असर थोड़ा और हटकर है। आगे और भी अध्ययन किया गया था बच्चों की हाइट को लेकर के, जैसे कि यदि कोई एडोलसेंट्स या फिर किशोर उसकी हाइट कम है उम्र के हिसाब से, ठीक है, उम्र के हिसाब से यदि बच्चे की उम्र हाइट नहीं बढ़ रही है तो वहाँ पर भी हमें हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा दिखाई देता है 40%, और जो स्टंटेड नहीं है जो बच्चे उनमें 34% हाई ब्लड प्रेशर था। हाइपरटेंशन प्रिवलेंस इन थिन या फिर अंडरवेट एडोलसेंट इज आल्सो हाई। हाइपरटेंशन कहाँ पर ज़्यादा है? जो बच्चे दुबले पतले हैं जिनका वजन ही नहीं बढ़ पा रहा है हाइट के हिसाब से, तो उनमें 32% है, और जिनकी हाइट वाइट बढ़िया है वो उनमें 22% इसकी संभावना है। Higher prevalence of high blood pressure in rural areas may be due to rapid urbanization, a lower level of physical activity। आजकल हम देख रहे हैं कि गांव में भी बीमारियां फैलने लग गई हैं। वो ऐसा हो रहा है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आजकल गांव में भी कम हो गई है, मशीनों के माध्यम से ज़्यादातर काम होने लगा है, ठीक है, यंत्रीकरण होने लगा है, मैकेनाइजेशन गाँव में चालू हो गया है, तो लोगों को मेहनत अब उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है इसके चलते चलते। और दूसरी बात यह है उधर भी शहरीकरण चालू हो गया है। अब कुछ राज्य हैं जिनके नाम बताए जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। यहाँ पर ज़्यादा हाइपरटेंशन का प्रिविलांस है, 35% से भी ज़्यादा यहाँ पर हाइपरटेंशन के केसेस हमको देखने को मिलते हैं। यदि हम इंडिया के अलग और राज्यों से तुलना करें तो इन राज्यों में ज़्यादा हालत ख़राब है। कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, मतलब नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, इधर ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ पर ज़्यादा हायर प्रिविलेंस हमको देखने को मिलता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं, डेंगू की बीमारी से संबंधित ये न्यूज़ आई है। तो डेंगू की बीमारी, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है, और जो मच्छर है वो भी है मादा एनाफ्लीज मच्छर, जिसके काटने से ये बीमारी फैलती है। तो ये एक वायरस फैलाती है, ठीक है, वायरस को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह करती है, उसी के चलते चलते ये बीमारी फैलती है। डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जो कि डेंगू वायरस, जिसका नाम है जीनस फ्लेवी वायरस, के कारण होती है। इसका प्रसार मच्छरों की कई सारी जीनस एडीज प्रजातियों में से मुख्य रूप से कौन है? It binds to cell membrane causing release of capsid in cytoplasm. The capsid proteins break apart releasing the viral RNA which gains entry into the rough endoplasmic reticulum. जिस मच्छर की हम बात कर रहे हैं, ये जो मच्छर है बहुत सारी Their बीमारियां फैला देता है, RNA जैसे कि molecule forms a चिकनगुनिया, round shape येलो and binds फीवर, with ribosome जीका forming a वायरस को भी single फैलाने का काम polypeptide करता है। chain from translation डेंगू को उत्पन्न process. करने वाले चार Some of these अलग-अलग proteins लेकिन form a आपस complex में called संबंधित RNA सीरोटाइप, replication complex. सूक्ष्म Ends जीवों of the की एक प्रजाति RNA के folds भीतर up and अलग-अलग undergo समूह translation होता है, forming a double जिसमें helix एक सी structure. विशेषता रहती है। मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी प्रजाति के भीतर भी अलग-अलग This leads to synthesis of many positive sense RNA. जिसकी विशेषता एक सी है, जैसे कि These then DN1, form more viral DN1, proteins. DN2, All these DN3. proteins along with RNA and envelop protein. अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की, कि न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते किस प्रकार से फ्रांस में डेंगू की बीमारी फैली है, इसके बारे में एक अध्ययन सामने आया है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। यदि हम बात करें, हर साल लगभग 100 मिलियन डेंगू के केसेस आते हैं और लगभग 10,000 लोगों की डेथ होती है, रिपोर्टेड फ्रॉम ओवर 125 कंट्रीज़। 125 से भी ज़्यादा देशों में ये बीमारी फैली हुई है। हर साल 100 मिलियन लोग इससे प्रभावित होते हैं और लगभग 10,000 लोगों की डेथ हर साल होती है। एंड अबाउट हाफ द ग्लोबल पॉपुलेशन आर इन कंट्रीज
दैट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर डेंगू। पूरे विश्व भर में आधी पॉपुलेशन ऐसी है, आधी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज ऐसी हैं, ऐसे देशों में रह रही हैं जो कि एक बहुत बढ़िया कंडीशन पैदा कर रही हैं डेंगू के फैलाव के लिए। अब देख लीजिए 21 अक्टूबर की बात है, फ्रांस हैज हैड ऑलरेडी रिकॉर्डेड 65 डेंगू केसेस ऑफ लोकल ओरिजिन। डेंगू के केसेस 65 आए सामने जो कि लोकल ओरिजिन से रहे थे, फ्रॉम 9 ट्रांसमिशन इवेंट। 9 अलग अलग जगह में इसका ट्रांसमिशन था और ऐसा माना जा रहा है, आप देखिए मात्र 65 केस आए हैं जो कि आज तक के हाईएस्ट हैं। कब से? 2006 से लेकर के 2022 तक। व्हेन सर्विलांस फॉर डेंगू बिगन, उस टाइम में फ्रांस ने सर्विलांस का काम चालू कर दिया था, पता लगाना चालू कर दिया था कि किसी को ये बीमारी है कि नहीं है। एंड पहली बार फर्स्ट टाइम इन यूरोप वन इवेंट काजिंग 34 केसेस ऑन ए सिंगल डे वाज रिकॉर्डेड इन फ्रांस, अक्टूबर 21, 2022। अब आप ये देख लीजिए 21 अक्टूबर 2022 की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन में 34 केसेस निकल करके आए थे इस फ्रांस में। यदि हम तुलना कर लें 2020 से, फ्रांस ने रिकॉर्ड किया था 14 फ्रॉम 6 ट्रांसमिशन इवेंट, फॉलोइंग बाय द 9 केसेस फ्रॉम 2 इवेंट्स इन 2019 एंड 8 केसेस फ्रॉम 3 ट्रांसमिशन इवेंट इन 2018। 2018 में कितने केसेस आए? 8 आए। इसके बाद फिर 9 आए, फिर 6 आए और फिर 14 आए 2020 में। लेकिन आप ये देखोगे अक्टूबर 2022 की बात करी जा रही है तो काफ़ी ज़्यादा केसेस यहाँ पर निकल कर के सामने आई थे। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है अमेरिका की, यदि हम बात कर लें यहाँ पर भी रिपोर्ट हुए हैं एक लोकली ट्रांसमिटेड केस, किसका? डेंगू का, इसी साल कहाँ पर? एरिजोना में। वहीं यदि आप देख लो वियतनाम और जो फिलीपींस है यहाँ पर रिपोर्टेड हुए हैं 3 लाख से भी ज़्यादा केसेस। 15 नवंबर तक का ये डाटा है। 1,70,000 केसेस कहाँ पर आए थे? फिलीपींस में आए थे। तो आप ये देखते हो ज़्यादातर जो बीमारी फैल रही है वो किधर फैल रही है? जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय एरिया है ना, वहीं पर ये ज़्यादा बीमारी फैलती है एडिस इजिप्टिस के कारण। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, देखिए ये जो मॉस्किटो है ना, इज नॉट द वेक्टर दैट स्प्रेड द वायरस इन यूरोप। जिस कारण से ये फैल रहा है, जो मच्छर फैला रहा है, वो बता रहा है ये जो वायरस है यूरोप में नहीं रहा है। इज टू इट्स एग इनएबिलिटी टू सर्वाइव द कोल्ड विंटर ऑफ यूरोप। अब चूंकि ये इतनी ठंड पड़ती है यूरोप की कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है थोड़ी गर्मी पड़ गई तो ये सर्वाइव कर गए, इसलिए बीमारी फैला रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न है डेंगू बीमारी फैलाने का। ये जो बीमारी होती है, ठीक है, इसका जो ट्रांसमिशन है लोकली है। यदि लोकल में ही हो रहा है, यहीं के यहीं फैलते जा रहा है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है साउदर्न फ्रांस में ड्यू टू कॉलोनाइजेशन ऑफ ए अल्बोपिक्टस। इसकी शुरुआत कब हुई थी उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब कि डेंगू की बीमारी के फैलाव के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेम्परेचर, कितने तापमान तक ये जिंदा रह सकते हैं। अब जैसे डेंगू का जो मच्छर है अंडा दे रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडा एरिया है जहाँ पर वो अंडे सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे तो डेंगू की बीमारी नहीं फैलेगी। लेकिन वहीं यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर उनके लायक हो जाता है, थोड़ा सा भी यदि बढ़ता है, तो ये लोग सरवाइव कर जाते हैं और फिर डेंगू की बीमारी फैलना चालू हो जाती है। तो जो फ्रांस का दक्षिणी हिस्सा है, इसके साथ साथ में जो भूमध्य सागर वाला एरिया है, मेडिटेरियन वाला एरिया है, ये काफ़ी रिस्क में माना जा रहा है डेंगू की बीमारी से। यदि हम पिछले लगभग 2000 सन की बात करें तो व्हेन द एशियन टाइगर मॉस्क्यूटो, जिसको कहते हैं एडिस अल्बोपिकोटस, आया था, देन स्प्रेड थ्रू यूरोप,
ये पता नहीं है मच्छर कहाँ से एंटर कर गया और पूरे यूरोप भर में एकदम पूरी अपनी बस्ती बसाने लग गया था, तभी से यहाँ पर डेंगू का खतरा बढ़ गया था। वहीं यदि हम बात करें जो डेंगू सीज़न है यूरोप में, वो होता है केवल द डेंगू सीज़न इन द यूरोप इज़ ओनली इंक्रीजिंग ईच ईयर विथ क्लाइमेट चेंज। डेंगू का सीज़न कैसे बढ़ते जा रहा? क्योंकि वहाँ का आजकल हर जगह तापमान बढ़ते जा रहा है। तो जहाँ तापमान जिस गर्मी में जैसे कि ये लोग पैदा होते थे, तो आज के टाइम में तो ठंडी के टाइम में भी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इनको और भी ज़्यादा मौका मिलते जा रहा है। तो ये तो थी डेंगू से संबंधित हमारी न्यूज़। साइंस की जो अगली न्यूज़ आई है वो स्पेन से आई है। यहाँ पर लार्जेस्ट, अभी तक का जो लार्जेस्ट मैरीन टर्टल फॉसिल है उसको डिस्कवर किया गया है। देख रहे हैं पिक्चर में कितना बड़ा ये समुद्री कछुआ है, उसका फॉसिल यहाँ पर हमको मिला है। एक नई स्पीसीज़ किसकी, एंशिएंट टर्टल की डिस्कवर की गई है। कौन से एरिया में? कार्ल टोराडेस लोकलिटी में नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन में हैव बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरीन टर्टल टू हैव एवर लाइव्ड। आज तक का यदि आप देखोगे ना, जीवित सबसे बड़ा कछुआ कौन सा हो सकता है? यही वाला कछुआ हो सकता है। ये सजेशन दिया जा रहा है एक नई स्टडी के द्वारा। इसकी बॉडी की लेंथ की यदि हम बात करें तो ये 3.74 मीटर हो सकती है। इट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट मैरीन टर्टल टू हैव बीन फाउंड इन द यूरोप टू डेट। पूरे यूरोप में आज की डेट तक इतना बड़ा कछुआ नहीं देखा गया है, तो उसका हमें अवशेष मिला है, उसका हमें जीवाश्म प्राप्त हुआ है। इसकी खुदाई का काम चालू हो गया था। खुदाई का टाइम पीरियड कब तक का है? 2016 से 2021 का। इसका जो हमें अवशेष मिला था थोड़ा सा अलग अलग मिला, मतलब पूरा एकदम जुड़ा हुआ तो नहीं मिला था, लेकिन हमें कंप्लीट पेल्विस एंड पार्ट ऑफ द अपर सेल ऊपरी वाला जो सेल का हिस्सा है वो हमें मिल गया है। इसके अलावा जो पेल्विस होती है, पेल्विस मतलब बॉडी का एक हिस्सा होता है, तो उसका भी काफ़ी कुछ हमको मिल गया है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। साइंस की अगली खबर हम देखने वाले हैं किस प्रकार से मार्स में पानी की उपस्थिति हो सकती है। ठीक है, वैज्ञानिक लोग किसी अन्य ग्रह पर जा रहे हैं तो उनकी पहली खोज यही है कि वहाँ पर पानी है कि नहीं है। अंदाज़ा ऐसा लगाया जा रहा है कि जो मार्स ग्रह है, मंगल ग्रह है, यहाँ पर जो कार्बोनेशियस मीटेरॉइड रहे हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में जो घूमते हुए टुकड़े थे, वो घूमते हुए क्या काम किए, इस पर बमबारी किए, इससे टकराए, तो ये अपने साथ में पानी भी लेकर के आए, और हो सकता है यही एक सोर्स रहा हो मंगल ग्रह में पानी पहुंचाने का। वैज्ञानिक लोगों ने ये एस्टिमेट लगाया है कि ये जो बम्बार्डमेंट हुआ है, बम्बार्डमेंट मतलब होता है बमबारी, एक वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, बम्बार्डमेंट ऑफ मार्स बाय वाटर एंड कार्बन रिच कॉन्ड्राइट मीटेरॉइड्स। नाम क्या रखा गया है? कॉन्ड्राइट मीटेरॉइड्स फ्रॉम द आउटर सोलार सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके आउटर से ये मीटेरॉइड इस ग्रह से टकराए थे, उन्होंने बमबारी किया था, इसी के चलते चलते डिलीवरी हो पाई है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर की टू द क्रस्ट ऑफ प्लानेट। इस प्लानेट की क्रस्ट में कैसे पानी पहुंचा, ये ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक मेज़रमेंट किया गया है, मापतौल किया गया है, वो उसका नाम रखा गया है ग्लोबल इक्विवेलेंट लेयर, GEL। तो इसकी जो फाइंडिंग्स है साइंटिस्ट एडवांसेस पत्रिका में, वो ये इंडिकेट कर रही है यदि पूरा पानी कहाँ का, कॉन्ड्राइट मीटेराइट का, वो लिक्विड फॉर्म में रहा हो, रेस्टिंग ऑन द प्लैनेट सरफेस, और चला गया कहाँ पर, प्लैनेट की सरफेस में, और यदि ये पोलार आइस या फिर क्रस्ट के साथ में टाई अप नहीं हो पाया है, तो कितना मात्रा में ये पानी आया होगा, तो बताया जा रहा है 300 मीटर्स इसकी रफली गहराई हो सकती है।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? किसी भी क्षेत्र का, किसी भी रीजन का कोई लोकल प्रोडक्ट है, वो उस क्षेत्र की पहचान बन जाता है। अब उस पहचान को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, वो सर्टिफिकेट मिलता है जीआई टैग के माध्यम से। इसका मतलब ये हो गया, यदि किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है तो वो पूरा फेमस हो जाएगा, देश विदेश में उसकी पहचान बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में उसकी कीमत पर भी असर पड़ता है, मतलब उसका रेट अच्छा खासा हो सकता है। तो इसको लाने के लिए भी जो है भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था। संसद ने प्रोडक्ट की रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर के दिसंबर 1999 में एक अधिनियम पारित किया था, जिसमें इंग्लिश में हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसको लागू किए थे 2003 में। इसी के अंतर्गत भारत में पाए जाने वाले प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला चालू हो गया था। तो आज की जो हमारी न्यूज़ रही है उसको हम देख लेते हैं, जीआई टैग से संबंधित क्या बात यहाँ पर आई है। अंडमान और निकोबार की तरफ से देखिए डिमांड की जा रही है कि जो निकोबारी हुडी बोट है, इस बोट को जीआई टैग मिलना चाहिए। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कहाँ पर? ग्विंडी, चेन्नई में इसने रिसीव किया है एक आवेदन करने वाले हैं ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल। कहाँ के हैं ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। इन्होंने डिमांड करी है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलना चाहिए। किसके लिए? निकोबारी होडी बोट एक नाव है। ये पहला एप्लीकेशन है, कहाँ से? यूनियन टेरिटरी से, जो कि सीक कर रहा है, जो कि डिमांड कर रहा है टैग की फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के लिए। अब इस बोट के बारे में बताया जाता है, ये आदिवासी लोगों का ट्रेडिशनल क्राफ्ट माना जाता है और इट इज़ एन आउट्रिगर केनोए वेरी कॉमनली ऑपरेटेड इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कॉमनली ऑपरेटेड की जाने वाली ये नाव है। और यदि हम बात करें टेक्निकल स्किल्स की कि कैसे करके इस बोट को बनाया जाता है, तो ये आधारित है किसमें? इंडिजीनियस नॉलेज, मतलब हमारे देश में ही जो कला पहले से चले आ रही थी, कौशल पहले से चला आ रहा